एडिशन। अब ये वेक्टर एडिशन किस चिड़िया का नाम होता है? देखो बच्चे, जैसे मान लो एक बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है F1 और ऐसे लग रहा है F2, ऐसे कुछ लग रहा होगा। वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं फोर्सेस, जैसे मान लो ये मान लो ऐसे लग रहा है। चलो ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनका रिजल्टेंट क्या होगा, मतलब इनका रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि दो फोर्स लग रहे हैं भाई, दो लोग लगा रहे हैं। जैसे मान लो आपकी और आपकी सब सिबलिंग की लड़ाई हो जाती है, आपका छोटा भाई बहन हो या कोई हो, तो आप एक साइड खींच रहे हो, एक साइड खींच रहा है, फाइनली वो चीज़ कहाँ मूव करेगी, ये डिपेंड करता है कि कहाँ दोनों का रिजल्टेंट जा रहा है, कंबाइंड इफेक्ट कहाँ है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट ठीक है। अब रिजल्टेंट क्या होगा बच्चे? तो इसमें क्या होगा कि इन दोनों का नेट वेक्टर सम ले लेंगे, नेट फोर्स ले लेंगे, जो कि क्या हो जाएगा F1 प्लस F2, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा? ऐड करो बच्चे इसको, I वाला I के साथ और J वाला J के साथ, क्या आ जाएगा बताओ? ये कितना आ जाएगा? अब कोई बच्चा मुझे बताएगा, जैसे यहाँ लिखा है, इस -6 का मतलब क्या है? -6 माइनस क्या चीज शो कर रही है यहाँ पे? माइनस क्या शो कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। देखो बच्चे, माइनस ये शो कर रहा है कि एक्चुअली जैसे हम कन्वेंशन ले लेते हैं, कभी कभी हम कन्वेंशन ले लेते हैं, जैसे ये +x है, ये +y है, ये -y है, ये -x है, ठीक है, कन्वेंशन है हमारी। अगर ये हमारी कन्वेंशन है तो जैसे अगर ये ऊपर y है तो ये क्या लग रहा है? नीचे लग रहा है ऐसे। जैसे मान लो F1 F2, तो चलो हम नाम देते हैं, हाँ ये F1 ले लो, मान लो ये F2 ले लो, चलो ठीक है नाम दे दिया। तो ये नेगेटिव y डायरेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव y डायरेक्शन, कुछ इस तरीके से, मतलब माइनस साइन का मतलब कि नेगेटिव जो हमने डायरेक्शन लिया है, जैसे हम कन्वेंशन अगर ये मान लेते हैं नेगेटिव y में लग रहा है, x में पॉजिटिव है, y में क्या है? नेगेटिव है। वो तो चलो अच्छा, इसको मत देखो, फिगर को मत देखो, चलो हमने दो फोर्स ले लिया ऐसे रैंडमली, तो इसका मतलब ये है, माइनस साइन का मतलब ये होता है कि नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम I वाले को I के साथ ऐड कर देते हैं, Z मतलब J वाले को J के साथ, ये आता है। अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो इसका मैग्नीट्यूड भी ले सकते हो, क्या आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड? बोलो बच्चे। इसका ये आपका 5 ही है, -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर भी क्या होगा? 9 आएगा, 5 न्यूटन ही आ जाएगा इस तरीके से। तो इनका कंबाइंड इफेक्ट ये हुआ। तो इसमें खास बात है बच्चे, जब हमें IJ के में दे रखा होता है ना, तो नेट रिजल्टेंट निकालना क्या होता है? काफी आसान होता है। बट अब सारी कहानी में दिक्कत कब आती है? जब ये हमें IJ के में ना दिया हो। कैसे? जैसे मान लो एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक पे कुछ फोर्सेस लग रहे हैं। अब जैसे मान लो ये लग रहा है 10 न्यूटन का यहाँ, 10 न्यूटन का यहाँ 120 डिग्री पे। अब रिजल्टेंट कैसे निकालें? यहां दिक्कत है, यहां पर क्या है? दिक्कत है, इसलिए सॉल्व नहीं हो पाता। तो देखो तो ये सिचुएशन है कि यहाँ पर हमारे पास हम पूछ रहे हैं कुछ सिचुएशन में कि रिजल्टेंट फोर्स या कॉम्बिनेशन क्या होगा, कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा। ये ब्लॉक है, इस पे 10-10 न्यूटन के दो फोर्स लग रहे हैं, इनका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा। इस पे 10-10 न्यूटन के दो फोर्स लग रहे हैं, इसका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा। अपोजिट डायरेक्शन में एंटी पैरेलल, ये पैरेलल और ये एंटी पैरेलल, मतलब 180 डिग्री पे ये लग रहे हैं, 120 डिग्री पे इनका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा। ये 60 डिग्री पे दो फोर्स लग रहे हैं, इनका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा। ये 120 डिग्री पे आप चले 10 मीटर, फिर 120 डिग्री पे फिर 10 मीटर चले, इसका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा। मान लो आप चले 10 मीटर, फिर 90 डिग्री अब टर्न करके 10 मीटर चले, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो एक तरीके से हम यहाँ पे आपसे वेक्टर एडिशन करवा रहे हैं। अब ये वेक्टर एडिशन क्या है? देखो एक होता है स्केलर एडिशन, एक होता है वेक्टर एडिशन। स्केलर एडिशन में आप डायरेक्टली किसी चीज को ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर डायरेक्टली इसमें तो ऐड हो सकता है, बट इसमें ऐड नहीं हो सकता, इसमें तो उल्टा। इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो होता है दो वेक्टर्स का, ये वेक्टर एडिशन से निकलता है। कैसे निकलता है? वेक्टर एडिशन। अब कई बार बच्चे पूछते हैं सर वेक्टर एडिशन क्यों? देखो वेक्टर एडिशन मतलब कॉम्बिनेशन, एडिशन इज काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन। इनका कॉम्बिनेशन क्या हमें इफेक्ट देगा। तो इसके लिए हम क्या करें? तो देखो बच्चों इसके लिए कुछ फॉर्मूले हम डिराइव करते हैं। खैर अभी हम डिराइव नहीं कर रहे, हम आपको डायरेक्टली बता रहे हैं, डेरिवेशन हम बाद में कराएंगे। वो हमको बताते हैं कि इनका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा।
तो देखो जी, जैसे इन दोनों का जो नेट इफेक्ट होता है उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट। क्या कहते हैं? रिजल्टेंट। और मान लो बच्चे एक फॉर्मूला हम बनाते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो दो वेक्टर है ए और बी, दो वेक्टर क्वांटिटी ऐसे लग रही है, और अगर उनमें थीटा एंगल है तो उनका रिजल्टेंट उनके बीच में होगा कहीं, और उसकी वैल्यू होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसका हम डेरिवेशन अभी करके आपको दिखाएंगे। समझ रहे हो बच्चों? इसका भी हम डेरिवेशन आपको करके अभी बताएंगे थोड़ी देर में कैसे आए। तो अगर ये फॉर्मूला लगाएं तो ये इसका क्या आंसर होगा? इसका क्या आंसर होगा बताओ? इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब नेट फोर्स क्या होगा? एक को ए मान लो, एक को क्या मान लो? बी मान लो। किसी एक को ए मान लो, किसी एक को बी मान लो। तो 10 का स्क्वायर, खैर वैसे तो 20 होगा क्योंकि यहाँ तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि डायरेक्शन लग रहा है तो ऐड होगा, बट इस फॉर्मूले से कैसे निकालें? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 10 10 कॉस। कॉस कितना हो जाएगा बच्चे? इनमें कितना एंगल है बताना? 0 डिग्री बच्चे। कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 कितना होता है? cos 0 1 होता है। कॉस 0 1 होता है। कॉस 0, तो ये क्या हो जाएगा? 2 10 10 कॉस 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे बताओ जल्दी से? cos थीटा है 0 है। कॉस थीटा, कॉस थीटा 0 दिया है, यहाँ 0 होगा ना, इस केस में 0 होगा, इन दिस केस। ठीक है, कितना हो जाएगा ये बच्चे? 100 प्लस 100 प्लस 200 क्या आ जाएगा? 400। अंडर रूट 400 कितना होता है? 20। तो वैसे आप कहोगे सर ये तो हम वैसे ही बता सकते थे, 10 प्लस 10 20। खैर हर केस में बता सकते, आप हर केस में नहीं बता सकते। चलो इसमें बता दिया आपने, इसमें बता दिया 20 होगा रिजल्टेंट। ठीक है, इसमें कितना आएगा रिजल्टेंट? ये नेट फोर्स 20 होगा। इसमें आप बता सकते हो, चलो ऐसे आंखों से देख के बता सकते हो 0 होगा। अब बताओ इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? उसमें जो थीटा इसके लिए तो आपको फॉर्मूले बताने पड़ेंगे। एक मिनट रुक जाओ बच्चे, एक मिनट, इसके लिए तो फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। चलो बच्चे बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, थीटा क्या होता है एक बार देखो बच्चे। यहाँ पर एक बात और है, कई बच्चे कहते हैं सर थीटा क्या हो गया? थीटा ए और बी के बीच का एंगल होता है। थीटा क्या होता है? ए और बी के बीच का एंगल होता है। चलो बच्चे जल्दी फास्ट करो। अब देखो बच्चे क्या क्या रिजल्टेंट होगा किस किस केस में हम देखते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है बच्चों का, उठता है कि सर 120 कॉस 120 क्या होता है? कॉस की जो वैल्यूज हैं जो कि हैं सारी हम बताएंगे, आपको सिखाएंगे। कॉस सर्कल सिखा देंगे हम आपको। कॉस की 120 150 या जो भी अजीब अजीब वैल्यूज हैं वो आपको बता देंगे। चलो बच्चे कैसे निकालते हैं, बट खैर मैं अभी आपको बताता हूँ। कॉस 120 डिग्री होता है -½ ठीक है। तो देखो बच्चे, अगर हम अब हमें इसका करना है, निकालना है, इसका निकालना है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? क्या होगा? बोलो जल्दी बोलो। 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 10 10 कॉस 120 कितना हो जाएगा? -½ ये कट जाएगा। 799 नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चे? ये 100 प्लस 100 200 और ये -100 क्या आ जाएगा? √100 क्या हो जाएगा? नेट फोर्स 10 न्यूटन। इन दोनों का जो रिजल्टेंट या कंबाइन इफेक्ट होगा 10 न्यूटन ही होगा, बीच में कहीं होगा। अभी हम एंगल निकालना भी सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में कि नेट रिजल्टेंट जो होगा वो किस एंगल पे एक्ट करेगा। ठीक है, ये आ गया। कॉस 120 की वैल्यू बच्ची -1/2 होती है। हम सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में आपको कि कॉस की वैल्यू 120 की वैल्यू या 150 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, किस तरीके से आप इजीली बिना रट्टा किए याद कर सकते हो इजीली। बस ये है कि आपको बेसिक वैल्यूज याद होनी चाहिए, 30 60 की याद होनी चाहिए। कल को कोई बच्चे कहे 36 की भी नहीं होती सर, वैसे ही बता दो, तो ये तरीका नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चे जल्दी से एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पर आपको करना है, अच्छा बताओ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ फोर्स नहीं है। हमने डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन दिया कि बंदा 10 मीटर चला, फिर 10 मीटर चला 120 डिग्री। कैसे करेंगे बच्चे? यहाँ पे भी रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे? एंगल कितना लेंगे बच्चे? अब खास बात है बच्चे, यहाँ पर जो एंगल है दिखने में 120 बट एंगल यहाँ 60 लिया जाएगा। अब बच्चे इसे देखते ही कहते हैं सर ऐसा कैसे? देखो बच्चे, जब कभी दो वेक्टर के बीच में एंगल लेते हैं तो उसकी टेल और टेल का लेते हैं। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, जब कभी दो वेक्टर के बीच का एंगल लेते हैं उसकी टेल और टेल का लेते हैं। अब ये क्या होता है? देखो बच्चे, ये एक वेक्टर है, ऐसे ड्रॉ किया है, ये एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया है, ये ऐसे लिया है और ये ऐसे लिया है। एंगल ये दिखाया है हमने आपसे, ये दिया है आपको, ये हेड है और ये टेल है। इसको उठा के यहाँ रखो, उठा के कभी भी किसी वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह प्लेस कर सकते हैं हम, यूं रखो तो एंगल ये वाला एंगल लिया जाता है, ये वाला। जब इसको उठा के यहाँ रखोगे तो ये वाला एंगल बनेगा इन दोनों के बीच का। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको यहाँ रखोगे
तो ये वाला एंगल नहीं आएगा। कौन सा एंगल आएगा? ये वाला, टेल से टेल का एंगल होता है। हम देखो बच्चे, जब कभी हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होता है तो हम एक वेक्टर को उठा के दूसरे को प्लेस करके चेक कर सकते हैं कितना एंगल है इनके बीच में। और वैसे आमतौर पे हम वेक्टर को उठा के रख सकते हैं एक जगह से दूसरे का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लेस कर सकते हैं हम। इसको उठा के यहाँ रख सकते हैं, इसको उठा के आगे कर सकते हैं, खिसका सकते हैं अपनी सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए, सॉल्यूशन के लिए, मैथमेटिकल। तो उसको उठा के आगे रखोगे तो एंगल ये वाला बन जाएगा, टेल टेल का। ये तो किसका एंगल है? हेड और टेल का। तो एंगल 120 नहीं होगा, क्योंकि ये वाला 120 है, तो ये वाला कितना होगा बोलो? 180 से माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगा? 60, क्योंकि ये पूरा क्या होता है? लीनियर पेयर होता है। तो यहाँ पर 60 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? 60। क्या आएगा, कोई बच्चा बता सकता है जल्दी से? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 10 10 cos 60। cos 60 इज 1/2। यह आ जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 100, 300। 300 क्या हो जाएगा? 300 को क्या लिख सकते हैं? 100 इंटू 3, क्या आ जाएगा? 10√3 मीटर। यह आ जाएगा बच्चे, समझे या नहीं समझे? ठीक है, ऐसे ही आप ये क्वेश्चन भी देखो बच्चों। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है इसकी टेल और टेल का एंगल होता है। अब जैसे मैंने ये ऐसे ड्रॉ करी फिगर, ये एंगल दिया, तो ये एंगल नहीं लेना आपको, हम कभी भी ये एंगल नहीं लेना, ये क्योंकि हेड और टेल का है। इसको आगे प्लेस करो, उसको उठा के रखो, इसको आगे उठा के रखो, ये वाला एंगल बनेगा। इसको जब उठा के रखोगे, जैसे इसको प्लेस कर दोगे आगे, तो इन दोनों की टेल टेल का एंगल क्या बना? ये वाला एंगल बना ना। कभी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा दिख रहा हो कि ये एंगल है, जैसे हमने क्वेश्चन में दिखाया 120, आपको लग रहा है 120 लेने, नहीं, 120 एक का हेड और दूसरे की टेल के बीच का एंगल है। उसको उठा के रखो, आगे पीछे रखो, ऐसे रखो कि टेल से टेल मैच करे, तो वो एंगल जो बनेगा वो एंगल लिया जाएगा। समझे या नहीं समझे? लास्ट क्लास में हमने रिजल्टेंट तो निकालना सीख लिया। हमने ये जाना कि दो वेक्टर को जब हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं, उनका नेट निकालते हैं, तो फॉर्मूला होता है r = √a² + b² + 2ab cos थीटा। बट एक्चुअली क्या होता है कि सिर्फ रिजल्टेंट से काम नहीं चलता है, क्योंकि रिजल्टेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे मान लो एक ब्लॉक है, हमने कहा कि इस ब्लॉक पे 2 फोर्स लग रहे हैं 10 न्यूटन के, तो ठीक है, अच्छी बात है। आपने अगर नेट फोर्स निकालना चाहा तो आपने क्या लगाया? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 10 10 cos 90। ये अच्छी बात है कि आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, इससे हमें रिजल्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। बट एक्चुअली क्या है बच्चे, रिजल्टेंट की वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगी 10√2। बट क्योंकि जो रिजल्टेंट है वो भी फोर्स ही है, और फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो वो रिजल्टेंट कितने एंगल पे होगा? ठीक है, अगर आप कोई बच्चा इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, तो बॉडी ना तो इधर जाएगी ना इधर, कहीं बीच में जाएगी, बीच में कहीं जाएगी। कितने भी एंगल पे हो सकती है, देखो वो कितने भी। फिलहाल तो देखो बच्चे, हम इस फिगर को देख के यहाँ तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट आंसर क्या होगा बता सकते हो? 45। क्यों? क्योंकि बराबर बराबर के फोर्स हैं। क्या है? बराबर बराबर। भाई वो भी इक्वली खींच रहा है, वो भी इक्वली, दोनों में कितना एंगल है? 90। तो बॉडी फाइनली किधर जाएगी? बीच में जाएगी। ये हमने 45 बता दिया देख करके। बट मान लो कि अगर ये बराबर ना होते तो उस केस में बॉडी फाइनली नेट फोर्स यहाँ लग रहा है, कितने एंगल पे लगेगा, तो उसके लिए कैसे करें? तो उसके लिए भी क्या होता है बच्चों? एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? देखो बच्चे, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। अगर दो वेक्टर हैं, इनके बीच में कितना एंगल है? थीटा। और ये हमारा रिजल्टेंट है। क्या है? रिजल्टेंट। तो एक फॉर्मूला होता है tan phi = b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। ये फाई क्या होता है? ये फाई होता है कितना एंगल? एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ वेक्टर a। किसके साथ लिया जाता है एंगल? किसके एंगल के साथ? a के साथ। a का रिजल्टेंट के साथ कितना एंगल बन रहा है? ये पाई बन रहा है। तो जैसे मान लो ये फिगर है, तो आपको किसी को भी a मानना पड़ेगा, और जिसको a मान लोगे तो सामने वाला अपने आप क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। तो हम मानते हैं, हमने मान लो इसको a मान लिया, और ये क्या हो गया? b हो गया। ठीक है।
खैर हाल फिलहाल तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए और बी दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। क्या है, सेम है, तो कोई फर्क इतना पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर ये रिजल्टेंट है, हमको वैसे पता है 45 डिग्री इसका आंसर आएगा, बट हम एक बार चेक करते हैं कैसे निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, जो 10 फाई, ठीक है, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा मतलब ये है बी, बी कितना है 10 साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, ये वेक्टर के बीच का एंगल होता है, 90 डिग्री। एंगल बिटवीन वेक्टर। कितना एंगल है वेक्टर्स में, यहाँ पर इन दोनों में कितना एंगल है, 90 डिग्री, साइन 90। ए कितना है 10 प्लस बी, बी कितना है 10, क्योंकि दोनों कॉस और थीटा क्या है, दो वेक्टर के बीच का एंगल। कोई डाउट बच्चों? ऐसा हमने जो फॉर्मूला हमको दिया था हमने वैल्यू पुट कर दिया। सिंप्लीफाई करें इसको, करें, चलो अच्छी। साइन 90 क्या हो जाएगा बच्चों, 1, 10 इंटू 1, कॉस 90 क्या हो जाएगा 0, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, 10 बाई 10 1, 10 का कौन सा एंगल हो ताकि 1 आए, एंगल हो 45। जब एंगल 45 डिग्री होता है तो 1 आता है। तो हाल फिलहाल तो इस केस में बराबर फोर्स है, तो बॉडी किधर जाएगी, बीच में जाएगी। तो प्रॉपर आंसर क्या होगा, 10√2 होगा 45 डिग्री विथ 10 न्यूटन। मतलब खैर यहाँ पे तो दोनों 10 ही है, तो इसके साथ भी 45 बनेगा, उसके साथ भी 45 बनेगा, क्योंकि बराबर है तो कोई फर्क। ये 45 होगा तो दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा 45, क्योंकि 45 प्लस 45 क्या हो जाता है 90। बट अगर जैसे कुछ और होता तो उस हिसाब से हमारा हो जाता। तो चलो बच्चे इसी बात पे आपको एक क्वेश्चन देते हैं, एक मिनट रुक जाओ बच्चे, एक क्वेश्चन देते हैं, लिख लेना साथ साथ में। हमारे पास दो फोर्स हैं, एक 10 न्यूटन और एक 10√3 न्यूटन। आपको नेट फोर्स बताना है और डायरेक्शन बतानी है, किस डायरेक्शन में लगेगा। चलो बच्चे, हमने आपको एक क्वेश्चन दिया है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो नेट फोर्स मतलब रिजल्टेंट निकालना है हम लोगों को, तो हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, √a² + b²। तो इसको a मान लेते हैं, लेट अस टेक, इसको क्या मान लेते हैं b, ठीक है। a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चे, कोई बताएगा, 300 प्लस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 प्लस 2ab cos थीटा। खैर वैसे 2ab cos थीटा जब हम लिखते हैं तो cos थीटा की वैल्यू खैर यहाँ 90 है, तो वैसे ही 0 हो जाएगी, तो मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, इसको हटा देते हैं। 300 प्लस 100 क्या हो जाएगा 400, और 100√400 क्या होता है 20 न्यूटन। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा 20 न्यूटन। ये नेट फोर्स हमारा 20 न्यूटन का है, ये शायद आप लोगों का हो ही गया होगा। अब हमको मेनली निकालना है बच्चों एंगल, जो नेट फोर्स है वो कितने एंगल पे लग रहा है, ठीक है बच्चों। एंगल जब निकालते हैं तो सिर्फ एंगल जरूरी नहीं है, रेफरेंस भी जरूरी है, वो एंगल किसके साथ निकाला जा रहा है। यहाँ पर विथ ए लिख लेना, ऐसे विथ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, तो ये फॉर्मूले में एंगल मिल जाएगा, बट इसमें जो एंगल मिलता है वो कौन से वेक्टर के साथ मिलता है, ए के साथ। चलो अच्छे, बी साइन थीटा, बी कितना है 10, साइन थीटा, थीटा कितना है इसमें, थीटा इन दोनों के बीच के वेक्टर का एंगल, ए और बी के बीच का 90, ए कितना है 10√3, बी कितना है 10 cos 90, साइन 90 क्या हो जाएगा 1, cos 90 क्या हो जाएगा 0, ये तो पूरा 0 हो गया। 10 phi इज इक्वल टू 10, 10 बाय √3, 1 बाय √3। अच्छा ठीक है बच्चे, तो फाई क्या आ जाएगा बच्चों 30 डिग्री। अब देखो एक्चुअली क्या होता है, डिपेंड करता है आपने रेफरेंस क्या लिया है। ये तो देखो बच्चों रेफरेंस, आप लोगों पे बच्चे रेफरेंस आपने वो लिया होगा ना, तो ए आपने आपका आंसर 60 है 30 है, बट रेफरेंस तो मेंशन करो प्रॉपरली। मैं प्रॉपर आंसर लिखूंगा, हियर एंगल इज 30 डिग्री विथ किसके साथ 10√3 ऐसे। अच्छा अगर इसके साथ 30 डिग्री हुआ तो इसके साथ कितना एंगल बनेगा 60। तो अगर मेरे को और भी लिखना हो तो लिखूंगा 60 डिग्री विथ 10 न्यूटन। तो कभी भी ना आप आंसर पे ना एकदम से अचंभे में मत आ जाया करो, पूरा पढ़ा करो, पूरा समझा करो, समझे बच्चे। आपने रेफरेंस ए अलग, ए और बी अगर इंटरचेंज कर दिया तो आंसर चेंज हो जाएगा।
वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला सीख लिया हमने, एंगल का फॉर्मूला सीख लिया। अब मैं चाहता हूँ कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको, बेसिक रिजल्ट्स आपको डायरेक्टली याद रहे। अब बेसिक रिजल्ट्स क्या होते हैं? बेसिक रिजल्ट्स ये कि जैसे अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हों, जिसे कहते हैं पैरेलल वेक्टर। क्या कहते हैं? पैरेलल वेक्टर्स। तो बेसिकली वो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। जैसे ए है और ये बी है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा, डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। अगर अपोजिट हो तो क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। ये तो खैर आपने फोर्स के केस में भी देखा भी था कि अगर अपोजिट लग रहा है तो माइनस हो जाएगा, तो ऐसे भी आपको पता था ए माइनस बी या बी माइनस से, जैसे देख लेना। अब ये तो ठीक है अच्छे, बट हम लोग अभी कुछ बेसिक रिजल्ट्स की बात करें। जैसे मान लो हमारे पास इक्वल वेक्टर्स हों। कैसे वेक्टर्स हों? इक्वल वेक्टर्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो बताते हैं। इक्वल वेक्टर का मतलब ये हुआ, लेट अस टेक ये x और ये x 60 डिग्री, इनके बीच में 60 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। दो वेक्टर एक्ट और एक पॉइंट पे, इनके बीच में कितना डिग्री का एंगल है? 60। ये x और x दो वेक्टर हैं, इनके बीच में कितना एंगल है? 90। ये दो बराबर, इधर देखो अच्छे, इधर देखो अच्छे, बात नहीं, इनके बीच में कितना एंगल है? 120। ये बराबर वेक्टर है। चलो ऐसे ये तो आप कर लोगे, ठीक है। चलो एक काम करो बच्चे, ये 3 केसेस हैं। आप ये बता दो कि रिजल्टेंट क्या होगा, इसमें निकाल के बता दो। और निकाल के बताओ क्या, इसको याद भी कर लो। क्या करो? याद। मैंने याद कर रखा है, मैं बताता हूँ। इधर देखो, इधर देखो। जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे लगते हैं तो उनका रिजल्टेंट, अब देखो बराबर है तो रिजल्टेंट ठीक बीच में होगा। तो कितने डिग्री पे होगा? 45। क्या हो जाएगा? x√2। x√2 आता है। 60 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट ठीक बीच में होता है। कितने डिग्री पे होता है? 30 डिग्री पे। क्या आ जाएगा? x√3। और एक खास केस होता है ये वाला, जब दो वेक्टर के बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है तो उनका रिजल्टेंट उनके बराबर ही होता है। अगर ये x है, ये x है, तो ये भी क्या आएगा? x ही आएगा, और ठीक बीच में आएगा, 60 डिग्री पे आएगा। तो ये वैल्यू अभी आपको निकाल के दिखानी है, ये एंगल आपको निकाल के दिखाने हैं, खुद प्रैक्टिस करनी है अभी। बट मैंने याद करने को इसलिए दिया है, बोला है कि कई बार जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन हम देते हैं तो वहाँ पर अगर आप सारे ही वेक्टर सॉल्व करने बैठ जाओ तो आप मतलब लेट हो जाओगे। तो झटपट आपको ये फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे, तो आप जल्दी जल्दी निकाल सकते हो। करो बच्चे, चेक करो। तो हमें मान लो दो बराबर वेक्टर दिए हुए हैं और 3 केसेस हैं। मान लो उनमें 60 डिग्री का एंगल है, उन दोनों में 90 डिग्री का एंगल है और उन दोनों में 120 डिग्री का एंगल है। तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा और कितने एंगल पे होगा? जैसे दो बराबर वेक्टर है, मान लो x और x, ठीक है। अब इनके बीच में 60 डिग्री का एंगल है। अब पूछा गया है कि उनमें उनका रिजल्टेंट क्या होगा और कहाँ होगा, ये हमको निकालना है। मैं ये इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, एंट्रेंस में जब आप कभी जाओगे तो आप लोगों को हर चीज़ निकालनी ना पड़े, याद हो जाए। कुछ चीज़ें क्या हो जाएं? याद हो जाएं। जैसे इसका आंसर मैंने आपको बताया कि जब दो वेक्टर बराबर होते हैं, उनमें 60 डिग्री का एंगल होता है, तो रिजल्टेंट होता है x√3। कैसे होगा? इधर देखो बच्चे, फॉर्मूला लगाए रिजल्टेंट का। क्या आएगा फॉर्मूला रिजल्टेंट का? √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2xx cos 60। यही लग जाएगा ना बच्चों? रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करें, क्या आएगा बताओ? आ गया? और किस एंगल पे लगेगा? खैर ये तो इक्वल है, अगर इक्वल होंगे तो बीच में लगेगा। ध्यान रखना बच्चे, जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनका रिजल्टेंट ठीक उनके बीच में होता है। जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनका रिजल्टेंट उनके, जैसे मान लो इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, बॉडी कहाँ जाएगी? ठीक बीच में जाएगी। खैर वो भी चेक कर लेते हैं। tan phi, इसको a मान लो, इसको b मान लो। क्या होता है tan phi? b cos थीटा b sin थीटा अपॉन, ये होता है ना बच्चों, b sin कितना? 60, a प्लस b cos 60।
साइन 60 कितना होता है बच्चों? कॉस 60 कितना होता है? ये क्या हो जाएगा? √3/, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन इसमें है ज़्यादा, 1/√3। कब होता है tan 1/√3? किस एंगल पे होता है? 30 डिग्री। तो रिजल्टेंट क्या लगेगा? बीच में 30 पे लगेगा। 30 वैसे इससे भी 30 होगा, इससे भी 30, क्योंकि बीच में इक्वल है ना। कोई डाउट बच्चे बोलो? तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखोगे, इससे क्या होगा, कभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में चीज़ें आए तो आपको बार बार निकालना ना पड़े, वहाँ पे कॉपी कॉल के रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओगे नहीं, इतना टाइम नहीं होता वहाँ पर। तो वहाँ पे याद रहना चाहिए, अगर इक्वल वेक्टर है 60 डिग्री पे हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा? √3x। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे अपने आप हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही हम सेकंड करेंगे, अगर बराबर वेक्टर हैं और 90 डिग्री एक एंगल पे है तो क्या हो जाएगा? x√2। करके दिखाएं इसको या नहीं? करके दिखाएं, एक बार देखो जल्दी से। x² प्लस x² प्लस 2xx cos 90। cos 90 क्या हो जाता है? 0। ये क्या आ जाएगा? √2x² क्या हो जाएगा? x√2 हो गया, x√2 आ गया। और कितने एंगल पे लगेगा रिजल्टेंट बताना? 45, क्योंकि ठीक बीच में लगेगा, इक्वल है ना। ठीक है, ये भी करके दिखा देते हैं जल्दी से। tan phi = b, इसको ये मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? b। मैं जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूँ बच्चों, खैर ये रिजल्ट आपको याद रखने के लिए मैं दे रहा हूँ, बट इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि चेक हो जाए। कल को कोई बच्चा कहे कि सर मैं चेक नहीं कर पाया था, मुझे समझ में नहीं आया उस टाइम पर, तो इसलिए फिर भी मैं चेक करके दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। इनमें दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, cos 90 क्या आ जाएगा? 0, 1, 45 डिग्री आ जाएगा। अब आखिरी है 120। देखो अच्छे, 120 वाला केस थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ना डायरेक्टली स्कूल के टीचर्स पूछ लेते हैं, क्वेश्चंस में ऐसा लिखा होता है, कई बार डायरेक्टली एंट्रेंस में आ जाता है कि ऐसा कौन सा एंगल हो दो वेक्टर के बीच में, जब अगर दो वेक्टर बराबर हैं तो उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर आए। एक्चुअल में क्या होता है, जब दो वेक्टर्स के बीच में बराबर होते हैं और उनके बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है, तो उनका रिजल्टेंट भी उनकी वैल्यू के क्या आता है? बराबर आता है। जैसे मान लो एक बॉडी पे, ये जैसे मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहाँ और 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहाँ, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? 10 ही आएगा। चेक करके सॉल्व करोगे तो 10 ही आएगा। तो कभी कभार क्वेश्चन में आ जाता है कि दो वेक्टर के बीच में ऐसा कौन सा एंगल हो, सुन रहे हो बच्चों, ऐसा कौन सा एंगल हो, ऐसा क्या एंगल हो, ताकि अगर वो दो वेक्टर बराबर हैं तो जो रिजल्टेंट है वो भी उन्हीं के बराबर है। मतलब अगर एक वेक्टर 10 है, बी वेक्टर भी 10 है, तो उनका रिजल्टेंट भी क्या है? 10। तो उसका आंसर क्या होता है? 120 डिग्री। एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं कि दो वेक्टर के बीच में क्या एंगल हो ताकि रिजल्टेंट उन दोनों वेक्टर के बराबर आए। इक्वल वेक्टर की बात करें, बच्चों ध्यान रखना, यहाँ सभी कौन सी वेक्टर की बात करें? इक्वल वेक्टर। तो करके देखें एक बार, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएं, x² प्लस x² प्लस 2xx cos 120 डिग्री। cos 120 क्या होता है? -1/2। 2x² प्लस 2x² -1/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2x² माइनस x², क्या आ जाएगा? x², √x², क्या आ जाएगा? x। तो देखो दो वेक्टर x थे, ये भी x था और आंसर में भी क्या आया? x ही आया। अब देखो अच्छा, एंगल निकालना है हमको कि क्या एंगल होगा, तो फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे tan phi वाला। tan phi, एक इसको a मान लो, इसको क्या मान लो? b मान लो। b sin थीटा, b मतलब x, साइन एंगल कितना है इन दोनों के बीच का? 120 डिग्री। थीटा ध्यान रखना चाहिए, थीटा क्या होता है? वेक्टर के बीच का एंगल। कितना एंगल है यहाँ पे? 120 120। ए कितना है? x प्लस b cos 120। साइन 120 कितना होता है बच्चों? √3/2 cos -½ थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, जद्दोजहद पड़ेगी। क्या हो जाएगा? √3/2 x, ये क्या हो जाएगा? x प्लस x इंटू -½ क्या हो जाएगा? ये √3/2 x, ये क्या आ जाएगा? x/2, 2 से 2 कट जाएगा, x कट जाएगा, क्या आ जाएगा? √3। tan phi क्या आ जाएगा? √3। कब होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो चेक करा दिया बच्चों। खैर चेक क्या करा दिया, याद रखना है ये सब आपको। एंगल तो याद रखने की जरूरत नहीं है ना, एंगल तो ठीक बीच में ही होगा ना। वैल्यू याद रखनी, क्या याद करना है? वैल्यू। ठीक है।